दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के, सीधी और सटीक होगी। अगर दोस्तों मैं ये कहूं कि बिहार में चुनाव आयोग के नेतृत्व में एनडीए ने अपनी सरकार बना ली है, तो क्या आपको मेरी इस बात में आपत्ति होगी? आप मेरी बात को शाब्दिक अर्थों में मत लीजिए। इसे आप एक रूपक की तरह लीजिए, एक मेटाफर की तरह लीजिए। मैंने कल एक-एक करके आपको वे लाभ गिनाए थे, जो चुनाव आयोग ने एनडीए को पहुँचाए। आज मैं यह कहने वाला हूँ कि नीतीश से मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करवाने में भी चुनाव आयोग की भूमिका प्रधान होने वाली है। ज़रा कल्पना कीजिए कि मुख्यमंत्री आवास के एक कमरे में भाजपा के नेताओं, खासकर अमित शाह और नीतीश में बातचीत हो रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश जी, आपने बिहार की बहुत सेवा कर ली। लगातार दूसरी बार भाजपा एनडीए की पार्टी नंबर 1 बनी है। इस बार आप उसे अपना मुख्यमंत्री बनाने दीजिए। तो क्या इसके जवाब में नीतीश यह कहेंगे कि शाह साहब, अगर आपने मुझे हटाने की कोशिश की, तो आपकी केंद्र सरकार खतरे में आ जाएगी। मेरे 12 लोकसभा सांसद और 4 राज्यसभा सांसद अपना समर्थन वापस ले लेंगे। जानते हैं नीतीश की इस धमकी के जवाब में शाह साहब की तरफ से क्या कहा जाएगा? नीतीश को बताया जाएगा कि अगर आप मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं करेंगे और केंद्र से वापस समर्थन वापस लेने की धमकी देंगे, तो आपका संसदीय दल स्प्लिट हो जाएगा। या तो पूरे 16 या 14-15 सांसद टूटकर एक नया दल बना लेंगे। चुनाव आयोग उसे फटाफट अलग दल की मान्यता भी दे देगा। बाद में यह नया दल अपना सम्मेलन करके भाजपा में विलय की घोषणा कर देगा। दोस्तों, यह काल्पनिक दृश्य महज काल्पनिक नहीं है। यह आज की राजनीति की कड़वी सच्चाई है। भाजपा न जाने कितने प्रदेशों में ये काम कर चुकी है। बिहार में ये काम करना अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के लिए बाएं हाथ का खेल है। इसे हम लोग व्यंग से ऑपरेशन लोटस कहते हैं। आप लोग चाहें तो कोई और नाम भी दे सकते हैं। नीतीश के 16 सांसद इस समय उनके द्वारा नरेंद्र मोदी को मुहैया कराई गई बैसाखी नहीं है। जिस बैसाखी के बारे में माना जाता था कि वे उससे नीतीश जब चाहें तो उस बैसाखी को हटा सकते हैं और केंद्र सरकार लड़खड़ा कर गिर जाएगी। वो वक्त गुजर चुका है। यह बैसाखी तो कभी भी भाजपा की बगल में समा सकती है और नीतीश कुमार की पार्टी एमपी विहीन या सांसद विहीन हो सकती है। दोस्तों, एक तरह से चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र का भाजपा द्वारा नियुक्त नियामक बन गया है। भाजपा ने ऐसा चुनाव आयोग नियुक्त किया है कि वो भाजपा के बिहाफ पर, भाजपा के लिए भारतीय लोकतंत्र का संचालन कर रहा है। वह न किसी सवाल का जवाब देता है और न ही उसके साथ कोई जिरह हो सकती है। कानून बना दिया गया है कि चुनाव आयुक्तों के खिलाफ न मुकदमा किया जा सकता है, न एफआईआर कराई जा सकती है। जब विपक्ष ने यह जायज सवाल उठाया कि बिहार के वोटरों की संख्या अचानक 7 करोड़ 42 लाख से बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख कैसे हो गई, तो पहले तो आयोग चुप रहा। फिर बाद में उसने कह दिया कि चुनाव के दौरान उसने 3,26,000 वोट और जोड़े हैं। है ना हैरत की बात? चुनावों के दौरान भी आयोग गुप्त रूप से काम करता रहा, वोट जोड़ता रहा, वोटर लिस्ट का रिवीजन चलता रहा। जबकि चुनाव प्रणाली के जानकार तो यह मानकर चल रहे थे कि एसआईआर के बाद प्रकाशित वोटर लिस्ट का अंतिम ड्राफ्ट ही अंतिम था। उसमें संशोधन तो अलग से औपचारिक घोषणा करके होना चाहिए था। यह तो वही बात हुई कि क्रिकेट के मैदान पर जिस समय बल्लेबाज फील्डिंग चेक करने के बाद स्ट्राइक लेने के लिए खड़ा हो और गेंदबाज अपनी डिलीवरी करने के लिए दौड़ रहा हो, उसी समय फील्डिंग करने वाला कप्तान गैर कानूनी रूप से फील्डिंग बदल दे। ऐसे कप्तानों पर क्रिकेट के मैदान में जुर्माना लगता है। लेकिन भारत में ऐसे कप्तान जब चुनाव के मैदान में फील्डिंग बदलते हैं, तो सत्तारूढ़ दल दो दो तिहाई बहुमत से चुनाव जीतता है। जाहिर है कि चुनाव आयोग को इस बात की परवाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात की परवाह नहीं है। भाजपा और चुनाव आयोग की जुगलबंदी जारी है। जरा सोचिए, ये 3,26,000 कोई छोटी-मोटी संख्या है।
एक ऐसे चुनाव में जहां पर किसी भी बड़ी पार्टी को 23% वोट भी नहीं मिले और चुनाव में 2/3 बहुमत का फैसला हो गया। सोचिए, बिहार के इस चुनाव में कोई भी पार्टी, न भारतीय जनता पार्टी, न जनता दल यूनाइटेड और न जनता दल राष्ट्रीय जनता दल, किसी को भी पूरे 23% वोट नहीं मिले और चुनाव में 2/3 बहुमत से फैसला हुआ है। एक ऐसे चुनाव में क्या 3,26,000 वोट कोई छोटी-मोटी संख्या है? विधानसभा चुनाव में 10,000 वोटों की लीड किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में निर्णायक होती है। इतने वोटों में तो कम से कम 3,26,000 वोटों में तो कम से कम 32 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव जीता हारा जा सकता है। तो यह सवाल विपक्ष द्वारा उठाया जाना लाजमी है, जरूरी है, जायज है कि ये 3,26,000 वोट चुनाव आयोग ने चुनाव मुहिम चलाते समय क्यों जोड़े, कहां जोड़े, किनके वोट जोड़े गए और दरअसल वो वोट किनको मिले? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे वोट भाजपा को मिल गए होंगे, लेकिन इतने वोटों को अगर चालाकी से 32 या 35 निर्वाचन क्षेत्रों में नियोजित रूप से जोड़ा जाए, तो वो वहां पर चुनाव परिणाम पर फर्क डाल सकते हैं। ये एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दोस्तों, मैंने कल कहा था कि चुनाव नतीजे आ गए हैं, लेकिन राजनीति यहां खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो उस राजनीति की शुरुआत हुई है, बहुत दिलचस्प शुरुआत हुई है। मैंने यह भी बताया था कि कैसे 1:30 बजे के आसपास जनता दल यू के हैंडल से एक पोस्ट किया गया एक्स पर, इसमें नीतीश को भूतो न भविष्यति बिहार का मुख्यमंत्री बताया गया था, लेकिन यह दावा 1 घंटे भी नहीं टिक पाया और पोस्ट डिलीट कर दिया गया। मैंने जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री आवास इस समय सीमा सुरक्षा बल के कड़े पहरे में है, ताकि वहां से जो भी गतिविधियां हों उन पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। हो सकता है कि वहां जैमर भी लगा दिए गए हों या वहां से होने वाली हर कॉल ट्रैक की जा रही हो। थोड़ा ध्यान से देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि इस आवास से लोग निकल तो नहीं रहे हैं, केवल वहां जा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार की गतिविधियां आवास में ही सीमित हैं। हाँ, लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी उनसे मिल चुके हैं, ललन सिंह उनसे मिल चुके हैं, एनडीए के कुछ और नेता उनसे मिल चुके हैं। क्या बात की होगी इन लोगों ने? उस व्यक्ति से जो पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है और इस चुनाव में असाधारण रूप से एनडीए की जीत का इंजन साबित हुआ है। इस सवाल के जवाब में ज्यादा अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। इस समय राजनीति का समीकरण सीधा है। भाजपा नीतीश के ऊपर दबाव डाल रही है कि इस बार वे स्वेच्छा से मुख्यमंत्री न बनने पर मान जाएं। भाजपा के किसी बंदे को बन जाने दें। यह दबाव उन पर उनके जात भाई, लेकिन भाजपा के नेता सम्राट चौधरी भी डाल रहे हैं और खुद जनता दल यूनाइटेड के नेता और नीतीश के दाएं हाथ समझे वाले ललन सिंह भी डाल रहे हैं। कौन नहीं जानता कि जनता दल यूनाइटेड एक तरह से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा ललन सिंह और संजय झा के नेतृत्व में अपने अपना एक-एक पैर भाजपा की नाव में रखे हुए है। ये लोग अघोषित रूप से भाजपाई हैं। जनता दल यूनाइटेड का दूसरा हिस्सा अभी भी नीतीश कुमार के पुराने समाजवादी अतीत की नुमाइंदगी करता है। इसकी कोशिश है कि नीतीश भाजपा के दबाव के सामने ना झुकें। लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के सामने भाजपा के समक्ष न झुकने का विकल्प है? आइए इसकी जांच करें। ये वो महत्वपूर्ण सवाल है। क्या नीतीश कुमार चाहें तो भाजपा के सामने झुकने से इनकार कर सकते हैं? मेरा मानना है कि ये विकल्प नीतीश के सामने है नहीं। चुनाव नतीजों की प्रकृति ने भी नीतीश के सामने विकल्पहीनता को बढ़ाया है। एनडीए के भीतर की राजनीति में भाजपा के साथ इस समय उसके अपने 89 विधायकों के साथ-साथ पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के 19 विधायक मजबूती के साथ हैं। यानी भाजपा 108 विधायकों के साथ खड़ी हुई है। नीतीश के साथ कौन-कौन है? नीतीश के साथ तो उनके अपने सभी विधायक भी नहीं है। कहने के लिए तो उनके टिकट पर 85 विधायक जीते हैं, लेकिन कौन-सा विधायक ललन सिंह का एहसानमंद है, कौन-सा अमित शाह का एहसानमंद है, इसका पूरा अंदाजा नीतीश को ज़रूर होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस बार चुनावी मुहिम के दौरान भाजपा के बड़े पदाधिकारियों ने पूरी 244 सीटों का पूरी बिहार विधानसभा की सभी सीटों का दौरा किया था। वे गैर भाजपा उम्मीदवारों के क्षेत्र में भी गए, उनकी हर तरह से मदद भी की। उन्हें न केवल भरोसा दिया बल्कि लिया भी कि वक्त आने पे वे भाजपा के साथ ही खड़े होंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 5 और उपेंद्र कुशवाहा के लोक मोर्चा के 4 कुल मिलाकर 9 विधायक नीतीश को और मिल सकते हैं। लेकिन इन्हें मैनेज करना भाजपा के लिए बाएं हाथ का खेल है।
दरअसल नीतीश मांझी कुशवाहा पासवान के विधायक जानते हैं कि अगर उन्हें ऊंची जातियां जो भाजपा की जेबी वोटर हैं का पूरा समर्थन न मिलता तो वे नहीं जीत सकते थे। बिहार की राजनीति कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स है। जिसका कॉम्बिनेशन आपस में जुड़कर काम करता है वह जीतता है। बिहार में ऊंची जातियों ने बार बार दिखाया है कि भाजपा के प्रति उनकी वफादारी कभी भी भंग नहीं होती। उनके वोट कम है लेकिन ठोस हैं। वे लवकुश वोटों के साथ मिलकर, पासवान और मुसहर वोटों के साथ मिलकर और पचपनिया वोटों के साथ मिलकर जीतने वाला फार्मूला बनाती हैं। लेकिन जैसे ही ये फार्मूला टूटता है वैसे ही चुनाव फंस जाता है, जैसे पिछली बार 2020 में फंस गया था। दोस्तों, एक विचार यह भी चलता रहा है कि शायद भाजपा नीतीश को पहले 6 महीने या साल भर के लिए मुख्यमंत्री बनाने पर मान जाए, लेकिन चुनाव के फौरन बाद किसी तरह की बदमजगी न हो। इसलिए हो सकता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन भाजपा का मौजूदा नेतृत्व चुगली खा रहा है कि भाजपा इस मौके को किसी भी तरह से हाथ से नहीं जाने देना चाहती। लोहा गर्म है और वह इस पर चोट जरूर करेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा, यहां यह साफ करना जरूरी है कि भाजपा बिहार में ब्राह्मण राजपूत कायस्थ भूमिहार पार्टी है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा अति पिछड़ों को अपने आगोश में समेटने की रही है। नीतीश जैसे ही मैदान से हटते हैं वैसे ही अति पिछड़ों को भाजपा अपनी ओर खींचेगी। अगर उसे मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला तो वह किसी ऊंची जात के नेता को मौका न देकर पहले किसी पिछड़े को, संभवतः किसी कुर्मी को मौका देना पसंद करेगी। नीतीश कुर्मी है और उनकी जगह कुर्मी को गद्दी न मिली तो यादवों के बाद बिहार की सबसे शक्तिशाली पिछड़ी बिरादरी में नाराजगी आ सकती है। वैसे भी सम्राट चौधरी के पिता शकुन चौधरी समाजवादी तो थे ही, नीतीश के भी बहुत खिलाफ रहते थे। उन्होंने जीते जी नीतीश को कुर्मियों का नेता नहीं बनने दिया। सम्राट चौधरी ने भी नीतीश को अपदस्थ करने की कसम खा ली थी जब वे पलटी मार गए थे। एक संभावना यह है कि सम्राट चौधरी को ही भाजपा मुख्यमंत्री बना दे। कुर्मी की जगह कुर्मी, एक कुर्मी रिटायर तो दूसरा कुर्मी मुख्यमंत्री। लव-कुश समीकरण भी बना रहेगा। आगे चलकर भाजपा किसी अति पिछड़े को कुर्सी पे बैठा सकती है। दोनों ही हालत में पिछड़े अति पिछड़े मुख्यमंत्री की आड़ में बिहार की सत्ता और समाज पर ऊंची जातियों की चौकड़ी ब्राह्मण राजपूत कायस्थ भूमिहार ही राज करती रह सकती है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक निवेदन भी करूंगा कि मेहरबानी करके सोशल मीडिया पर चल रही नादानी से भरी बहस के चक्कर में न पड़ें। सोशल मीडिया पर बहुत से साथी ये दिखा रहे हैं कि तेजस्वी की पार्टी को करीब 23% वोट मिलने के बावजूद केवल 25 सीटें मिली, जबकि भाजपा को मिले करीबन 20% वोटों ने उसके खाते में 89 सीटें जा डाल दी। अगर इस वोट प्रतिशत को कुल वोटों की संख्या के रूप में देखा जाए तो ऊपर से दिखने वाली नाइंसाफी और भी ज्यादा खटकने लगती है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी को भाजपा से करीब 15 लाख वोट ज्यादा मिलते दिखते हैं, लेकिन ये वोट तेजस्वी को ज्यादा इसलिए मिले थे, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये वोट तेजस्वी को भाजपा से ज्यादा इसलिए मिले हैं कि उनकी पार्टी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और भाजपा और जनता दल यूनाइटेड 100 सीटों पर चुनाव लड़े थे। अगर कोई प्रमुख पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ती है तो हर बार उसके हारने वाले उम्मीदवारों के वोट मिलाकर जीतने वाली पार्टी से कम पार्टी लेकिन कम सीटों में लड़ी पार्टी से ज्यादा लगते ही है। देखने वाली पहली बात और समझने वाली पहली बात यह है कि पिछले चुनाव में बराबर वोट प्रतिशत पाने के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल का स्ट्राइक रेट इस बार इतना कम कैसे रहा। इसमें चुनाव आयोग की मदद से की गई बेईमानी और साजिश के पहलू तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एनडीए की एकजुट होने के पहलू भी हैं। पिछली बार एनडीए में फूट पड़ी हुई थी, इस बार हमें लग रहा था कि उसमें फूट है, लेकिन वे एकजुट होकर लड़े। उनके वोट इधर से उधर सफाई से ट्रांसफर हुए। दूसरी समझने वाली बात यह है कि तेजस्वी की पार्टी को वोट प्रतिशत बढ़ा क्यों नहीं। जाहिर है कि उनकी पार्टी को उन्हीं सामाजिक समुदायों ने इस बार भी वोट दिया जिन्होंने पिछली बार दिया था। कोई नया सामाजिक समुदाय उनके साथ नहीं आया। पिछली बार पासवान की पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के पैर काटे थे, इसका लाभ तेजस्वी को मिला था। पिछली बार भाजपा की रणनीति कुछ ऐसी थी जिसने तेजस्वी और कांग्रेस को लाभ थमा दिया था। पिछली बार भाजपा ने एनडीए को गड़बड़ाकर नीतीश को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहा था, पर इस बार वह एनडीए में एकता करके यही काम करने जा रही है। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं।
अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।